हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित गोयल एंड वेलकम टू एक्टेस एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, मैं इस चैनल पर आपके लिए सीटेट मैथ्स की क्लासेस लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको सीटेट में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्लस जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं जिससे सीटेट बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है, वो मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। और मैं जितने जो भी टॉपिक होगा और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके मैं आपको बिल्कुल डिटेल में उनके आंसर्स मैं आपको करवाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और आप बिल्कुल अच्छे से उन क्वेश्चंस के आंसर्स को, उन टॉपिक्स को समझ पाए। अब जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट में जो मैथ्स आती है उसका जो लेवल, जो सीटेट क्वेश्चंस पूछता है वो ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस वो नहीं पूछता, वो बेसिक या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। लेकिन फिर भी बच्चे जो होते हैं वो बहुत डरते हैं एग्जाम्स में कि हम सीटेट में मैथ्स में कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और स्पेशली नॉन मैथ्स वाले बच्चे, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि हम मैथ्स में कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आप यकीन मानिए, अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपका सीटेट में जो स्कोर होगा इस बार मैथ्स में वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से और अच्छे क्वेश्चंस और जिनके जो सोल्यूशंस होंगे वो मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए और आप मैथ्स में बेहतर स्कोर सीटेट में कर पाए। तो अब हम आपकी अपनी पहली क्लास जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की जो क्लास है हमारी, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे सामने क्या है, ये रहा। Siraj arranges apples in his kitchen in such a way that he has put 11 pairs of apples in the first row, 22 pairs of apples in the second row, and 33 pairs of apples in the third row. How many apples does Siraj have in his kitchen? तो हमसे कहा है कि सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में सेब के 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े सेब और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कितने सेब हैं, ये हमसे पूछा है। तो हमसे क्या कहा है, जो एप्पल्स है वो पेयर्स में रखे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे पेयर्स में रखे हुए हैं और हमसे पूछा टोटल एप्पल्स बताइए कितने हैं। तो पेयर्स कैसे है, सबसे पहले 11 पेयर्स है, 11, ठीक, पेयर्स बने हुए 11-11 सेबों के, फिर 22-22 सेबों के पेयर्स हैं, उसके बाद 33-33 पेयर्स हैं सेबों के। अब पेयर है तो एक पेयर में हमें पता है दोस्तों कितने एप्पल्स होते हैं, 2। हर एक पेयर में क्या होता है, एक पेयर का मतलब क्या होता है, 2। इसका मतलब 11 पेयर है तो 11 पेयर्स में कितने एप्पल्स हो गए, 11 दूनी 22, 11 पेयर है तो एप्पल्स कितने हो गए दोस्तों, 22। उसके बाद 22 पेयर्स हैं तो 22 पेयर्स हैं तो कितने एप्पल्स हो गए, 22 इंटू 2 तो कितने हो गए, 44, 44 एप्पल्स हो गए। उसके बाद 33 पेयर्स हैं एप्पल्स के तो 33 इंटू 2 कितने हो गए, 66। ये हो गए एप्पल्स। हमसे पूछा है टोटल एप्पल्स बताइए कितने हैं। टोटल मतलब क्या करना है, हमें ऐड कर देना है तीनों को। क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे तीनों को। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 2 कैरी आ गया हमारा 1, 2 और 1 3 और 4 7 और 6 30। तो टोटल कितने एप्पल्स हो गए हमारे पास, 132 एप्पल्स जो है वो टोटल हो गए। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 है हमारे सामने, क्या 132। तो उसकी किचन में कितने एप्पल्स थे, 132। तो सिंपल है, बस क्या क्या करना है, पेयर है, एक पेयर में होते हैं 2, किसी भी चीज के पेयर हो उसमें 2 होते हैं, क्वांटिटी 2 रहती है, तो हर एक के हमने टोटल निकाल लिए। 11 पेयर्स है तो 22, 22 है तो 44, 33 है तो 66 और इन्हें एडअप कर दिया, ये आ गया हमारा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट दिए, इन्हें हमें देखना। पहला, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। हमसे पहला स्टेटमेंट का ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, मतलब यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ठीक, और हमसे पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं। तो एक एक स्टेटमेंट देखेंगे, फिर चेक करेंगे क्या वो सही है या नहीं। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं? तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं प्राइम नंबर्स होते कौन कौन से। तो हमें पता है प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले 2, फिर 3, उसके बाद 5 और 7, फिर 11। मतलब कोई भी ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं वो सारे नंबर्स कैसे होते हैं, प्राइम नंबर्स।
मतलब दो फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद। तो ऐसा कोई भी नंबर होगा तो वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये नंबर्स हैं, इसके आगे चलते रहेंगे। तो ये क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स। हमसे पहले स्टेटमेंट में कह रहा है क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7। तो हम यहाँ देखिए 2 सबसे पहला प्राइम नंबर ही आ गया हमारा, क्या है 2। और ये कैसा नंबर है, इवन। 2 कैसा नंबर है, इवन। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। दूसरा, देयर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स, मतलब एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्या होती है। क्या एक अंक वाली केवल 5 ही अभाज्य संख्या होती है? तो गिन लेते हैं हम। एक अंक वाली तो पहली 2 हो गई, फिर 3 दो संख्याएं, 3 4, और जो पांचवी संख्या है वो कैसी है, 2 डिजिट की नंबर है। तो चार, एक एक डिजिट के कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। तो 4 संख्याएं हैं जो कि एक डिजिट की होती हैं और वो प्राइम नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे हमसे कह रहा 5 होती हैं क्या, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि कितनी होती है दोस्तों, केवल 4 ही संख्या ऐसी हैं जो एक डिजिट की हैं और वो अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा स्टेटमेंट हमसे कह रहा है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, मतलब अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। क्या जो प्राइम नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं? तो हमें पता है 2 3 5 7 11 13 और हम करते जाएंगे तो इनका कोई एंड नहीं है। तो कोई एंड नहीं है, इसका मतलब ये कैसे है, इनफाइनाइट है। तो ये ऑप्शन क्या है, थर्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, क्या जो प्राइम नंबर होता है उसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर जो होते हैं उनके केवल 2 फैक्टर्स ही होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। केवल 2 फैक्टर्स होते हैं प्राइम नंबर्स के। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो गया। अब हमें ऑप्शन में कह रहे हैं क्या फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, क्या सेकंड थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, क्या थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, या फिर सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही आए, थर्ड स्टेटमेंट सही था और फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट सही है और हमारा फोर्थ स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, स्कूल एनएनएस यूनिट हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट 3/4 kg of sugar to every needy student. They got 28.5 kg sugar from a sponsor for this purpose. To how many students this sugar can be distributed? मतलब स्कूल की एनएस इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चों को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रयोजक से उन्हें इस काम के लिए 28.5 किलोग्राम चीनी मिली, तो कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? तो हमसे कहा है हर एक बच्चे को कितनी क्वांटिटी मिल रही है, 3/4 kg। हर एक बच्चे को इतनी क्वांटिटी शुगर प्रोवाइड की जा रही है और टोटल क्वांटिटी जो है शुगर की वो हमारे पास है 28.5। कितनी है, 28.5 kg टोटल क्वांटिटी है शुगर की। अब हमसे पूछ रहा है कि कितने बच्चों में बांटी जाए। तो ये एक स्टूडेंट की दी हुई है, एक स्टूडेंट में इतनी है और टोटल हमारे पास है 28.5। हमसे पूछा है कितने स्टूडेंट्स में ये शुगर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे तो क्या करेंगे हम, टोटल हमारे पास इतनी है, एक बच्चे में हमें इतनी देनी है। तो सिंपल है, जब ज्यादा दिया हो और हमसे क्या पूछ रहा है, कम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 28.5 डिवाइड कर दिया हमने किससे, 3/4 से। हमसे पूछा स्टूडेंट्स बताइए, तो ज्यादा दिया कम पूछा, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते सबसे पहले ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 28 2 56 प्लस 1 कितने हो गए, 57/2। डिवाइड को क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे मल्टीप्लीकेशन में, और क्या हो जाएगा आगे का, रेसिप्रोकल 4/3। जब भी मल्टीप्लाई को चेंज करते, डिवाइड को चेंज करते तो किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में, और आगे रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, और 3 से ये आ गया आपका 3 1 3 और 3 9 27, तो आ गया 19। 19 मल्टीप्लाई 2 38। तो कितने स्टूडेंट्स में वो बच जाएगी, 38 स्टूडेंट्स में वो शुगर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 38।
तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर 38। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे करा, हमें टोटल क्वांटिटी दी हुई है, हमसे कहा एक स्टूडेंट में इतने केजी शुगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो कितने स्टूडेंट्स में शुगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो हमने सिंपल डिवाइड किया और हमारा आ गया 38 स्टूडेंट्स। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स। इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले हमसे कहा इंटीजर्स, इंटीजर्स पहले इंटीजर्स होते क्या है, कौन कौन से नंबर्स हैं, कहां से कहां तक के जो इंटीजर्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स क्या होंगे, जीरो भी, आगे प्लस में भी जो भी नंबर्स होंगे अप टू इनफाइनाइट वो भी सब इंटीजर्स हैं, और -1 -2 और माइनस भी इनफाइनाइट तक भी जितने नंबर्स होंगे वो भी सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच के जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, आपके इंटीजर्स होते हैं। तो ये है इंटीजर्स। अब स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू द नंबर्स। जो प्रोडक्ट है दो नंबर्स का, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के या तो बराबर या उससे अधिक होता है। क्या ये होता है जब हम इंटीजर्स की बात करते हैं। तो कोई एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं। हमने एग्जांपल लिया, सपोज दो नंबर लिए, एक 4 और एक 6, दो नंबर लिए, इनका गुणनफल करना है हमें, ठीक, प्रोडक्ट निकालना है, 4 6 24। तो यहां में दिख रहा है क्या है, ज्यादा है, सही है। और एक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर हमने माइनस का ले लिया सपोज 2 और एक प्लस का लिया 3, -2 और 3 क्या आया, -6। अब देखिए जो -6 है क्या वो -2 से बड़ा है, नहीं। क्या जो -6 है वो 3 से बड़ा है, नहीं। क्या है, इन दोनों से छोटा नंबर है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, वैलिड नहीं है, गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, वैलिड नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट चेक करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स का सम है इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू बोथ द नंबर्स। मतलब दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। क्या ये चीज सही है, फिर से चेक कर लेते हैं। सम का इस बार ऐड करना है, तो फिर से क्या करते हैं, दो नंबर्स लेते हैं, एक 10 ले लिया हमने, एक 5 लिया, हमारा सम आ गया 15, 10 और 5 15। हाँ इसमें सही है क्योंकि ग्रेटर आ रहा है, ठीक। अब दूसरा नंबर लेके देख चेक करते हैं, एक माइनस में ले लिया हमने 5 और एक प्लस में ले लिया हमने 6, -5 + 6, -5 + 6 कितने हो गए दोस्तों आपके, 1 हो गए। इसमें कह रहा क्या हमेशा बड़ा होगा, तो यहाँ पे देखिए जो 1 है क्या वो 6 से बड़ा है, नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। अब हमसे कहा है क्या बोथ ए एंड बी आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट आंसर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, नहीं है। बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, दोनों ही सही नहीं है, हाँ बिल्कुल सही नहीं है। ए ट्रू है बी ट्रू नहीं है, ये भी गलत है। ए इज नॉट ट्रू बट बी इज ट्रू, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, केवल बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू, दोनों ही ऑप्शंस गलत है जब हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रिंकी हैज 3 प्लेट्स ऑफ जलेबीज, प्लेट ए, प्लेट बी एंड प्लेट सी। अब 3 प्लेट है, उसके बाद ए बी और सी। प्लेट ए हैज ओनली 1 जलेबी, जो प्लेट ए है उसमें केवल एक जलेबी है। प्लेट बी हैज 5 जलेबीज, प्लेट बी में 5 जलेबीज है, एंड प्लेट सी हैज 3 जलेबीज, प्लेट सी में 3 जलेबीज है। शी वॉन्ट्स टू पुट इक्वल नंबर्स ऑफ जलेबीज इन ऑल द प्लेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वो हर प्लेट में चाहती है कि बराबर जलेबीज आ जाए, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्लेट ए उसमें एक जलेबी है केवल, बी की बात करें तो हमें दी हुई है उसमें 5 जलेबीज है, और सी की बात करें तो उसमें है केवल 3 जलेबीज। तो एक में एक, बी में 5 और सी में
3 जलेबीज हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल देख लेते हैं, टोटल जलेबीज उसके पास है कितनी तीनों प्लेट में। तो 5 और 1 6 प्लस 3 9, तो टोटल उसके पास 9 जलेबीज है। हमसे कहा है कि इन जलेबीज को इक्वल इक्वल हर प्लेट में बराबर बराबर बांटना है। तो टोटल 9 जलेबीज है, प्लेट कितनी है 3, तो क्या करेंगे, कैसे बांटेंगे बराबर, 3 प्लेट है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 9 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आया आपका 3। 3 क्या आ गया आपका आंसर। अब इससे हमें ये पता चल गया कि जो हर प्लेट है उसमें हमें कितनी जलेबीज करनी है, 3 जलेबीज हर एक प्लेट में होनी चाहिए। तो सारी प्लेट्स में बराबर जलेबीज हो जाएंगी। अब यहां देखिए सी जो है उसमें तो पहले से ही क्या 3 जलेबीज ही दी हुई है। जो बी सी है इसमें तो पहले से ही क्या है 3 जलेबीज है। बची ए और बी, इनमें भी क्या करनी है 3 करनी है। तो ऑप्शन से देखना है हमें कैसे, हमें ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है टेक 2 जलेबीज फ्रॉम प्लेट बी एंड पुट इट इन प्लेट ए, कि 2 जलेबीज लीजिए प्लेट बी से और उन्हें डाल दीजिए प्लेट ए में। 2 जलेबी अगर हम लेते हैं बी से तो बी पे है 5, 2 ले ली हमने, बी पे बच गई 3, बी पे बचेंगी क्या 3, और ए पे 1 थी, 1 में 2 ऐड किया तो बी ए पे भी आ गई 3, और सी पे तो पहले से ही कितनी है 3। इसका मतलब यह है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि अगर हम बी से 2 जलेबीज लेते हैं और ए में डाल देते हैं तो हर एक प्लेट में कितनी जलेबीज आ जाएंगी, 3 जलेबीज आ जाएंगी। तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है बिल्कुल सही है। जब पहला ऑप्शन सही है तो हमें आगे के ऑप्शन चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है और हमें जल्दी से जल्दी एग्जाम को कंप्लीट करना है। तो अगर हमारा ऑप्शन कोई मिल गया इसके बाद हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि ऑप्शन 1 ही हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इन अ क्लास देयर आर 60 स्टूडेंट्स such that the number of girls is twice that of boys. Rohit ranked 17th from the top. If there are 9 girls before Rohit, how many boys are ranked after him? मतलब एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, लड़कियां डबल है लड़कों से। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं, उसके बाद पूछा कितने लड़के क्रम में। हमसे क्वेश्चन में कहा जो टोटल बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं क्लास में वो हैं 60। टोटल स्टूडेंट्स क्या है क्लास में 60 है, और जो लड़कियां हैं वो डबल हैं बॉयज से। मतलब लड़कियां क्या है 2 टाइम्स हैं बॉयज का। तो अगर बॉयज x हैं तो लड़कियां कितनी है 2x। अगर बॉयज x हैं तो लड़कियां कितनी है आपके पास 2x है, क्योंकि लड़कियां क्या है डबल है, और टोटल हमारा 60 है। इसका मतलब x और 2x दोनों मिलके क्या है 60। लड़के और लड़कियां मिलाकर ही कितनी है 60। ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। गर्ल्स 2x हो गए। इसका मतलब x प्लस 2x 3x, 60 आ गया, और x आ गया आपका दोस्तों 60/3 20। इसका मतलब 20, x की वैल्यू आ गई 20। यहां से क्या हुआ हमें पता चल गया जो बॉयज हैं वो x थे, इसका मतलब 20 है, और जो गर्ल्स थी वो 2x है, तो 2 × 20, तो मतलब गर्ल्स कितनी है आपके पास 40। बॉयज है आपके पास 20 और गर्ल्स है आपके पास 40। अब आगे कह रहा है कि रोहित की रैंक 17th है फ्रॉम द टॉप, ऊपर से 17वें नंबर पर है रोहित। और इफ देयर आर 9 गर्ल्स बिफोर रोहित, रोहित से पहले क्या है 9 गर्ल्स है। मतलब ये सीरीज है टॉप से, रोहित जो है टॉप से कहां पर है यहां पर है, ये उसकी रैंक है 17। और इसके ऊपर 9 गर्ल्स और हैं बिफोर रोहित, मतलब यहां पर 9 लड़कियां और हैं इससे ऊपर। अगर 9 लड़कियां ऊपर हैं तो इसके बीच में कितने 9 तो ऊपर है लड़कियां, और इसकी रैंक है 17। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों 17, 9 तो ऊपर है और टोटल है 17, मतलब इसके बीच में और कितने लड़के होंगे। तो क्या करेंगे 17 - 9 कितना आया आपका
17 माइनस 9 8। इसका मतलब ये 8th पोजीशन है इसकी बॉय के रिस्पेक्ट में। अगर बॉयज को देखें तो यहाँ पे कौन से नंबर पर ये बॉयज की कैटेगरी में आ रहा है, 8th पोजीशन पर आ रहा है। इसके ऊपर मतलब कितने और बॉयज हैं, तो 8 माइनस 1। इसके ऊपर और कितने बॉयज हैं, 7 बॉयज और है इसके ऊपर, तभी क्या आया 17। कैसे, 9 गर्ल्स, 9 प्लस 7 16, और रोहित की रैंक क्या है 17। तो यहां तक क्या हो गया 17 हो गए। अब पूछा कितने बॉयज रैंक्ड हैं आफ्टर हिम, उसके बाद कितने हैं। तो हमने देख लिया 7 बॉयज तो इसके ऊपर है, एक ये खुद हो गया, कितने लड़के हो गए 8, 8 लड़के हो गए, 7 तो ये खुद था और एक इसके ऊपर है, वो 7 तो ऊपर है और एक ये है, तो कितने हो गए 8। और टोटल बॉयज कितने हैं 20, टोटल बॉयज हमारे पास 20। इसका मतलब जो नीचे हैं वो कितने होंगे 20 माइनस 8, कितने होंगे 12। जो बॉयज उसके नीचे हैं वो कितने होंगे आपके 12 होंगे। तो एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे किया हमने। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास थे 60, जिसमें से हमसे कहा लड़कियां जो है डबल है किससे, लड़कों से। इसका मतलब लड़के x है तो लड़कियां 2x है, और यहां से हमने निकाल लिया बॉयज जो है 20 है वो गर्ल्स 40 है। इसके बाद कह रहा जो रोहित है ऊपर से 17th रैंक पर है और इससे ऊपर 9 लड़कियां और हैं। अगर 9 लड़कियां ऊपर हैं तो ये लड़कों में 8वें नंबर पर आया, 9 और 8 17। और हमसे पूछा है कि इसके नीचे कितने बच्चे हैं, तो टोटल लड़के थे 20 और लड़कों में ये लड़के कितने हैं इससे नीचे, तो 20 माइनस 8 कितना आ गया 12। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्या 12। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। Saima reaches bus stand at 9:35 a.m. and is told by Jeenat that the previous bus has left at 9:25 a.m. as per her watch. If Jeenat's watch is 5 minutes faster and the frequency of bus is in every 20 minutes, so for how long Saima has to wait to catch the next bus? इसका मतलब साइमा बस स्टैंड पर 9:35 पर पहुंची सुबह के, और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 पर गई थी, कि पहली बस जो गई थी 9:25 पर गई थी और जो साइमा है वो पहुंची है 9:35 पर। यदि जीनत की जो घड़ी है वो 5 मिनट तेज चल रही है, ठीक, और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो साइमा है वो पहुंची है बस स्टैंड पर 9:35 AM पर, 9:35 AM पर पहुंची है, और जो जीनत है वो उससे कह रही है कि उसकी घड़ी के हिसाब से वह जो इससे पहली बस है वो गई है 9:25 पर। तो जीनत के हिसाब से जो पहली बस गई है वो गई है 9:25 पर, 9:25 पर गई है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा यदि जीनत की जो घड़ी है वो 5 मिनट तेज चल रही है, 5 मिनट क्या चल रही है वो तेज चल रही है। इसका मतलब जो बस गई होगी वो कब गई होगी, अगर 5 मिनट तेज चल रही है तो जो पहली बस गई होगी इससे 5 मिनट पहले गई होगी एक्चुअल में, तो कितने पर गई होगी 9:20 पर, ठीक, कितने पर गई होगी 9:20 पर। क्यों, क्योंकि इसकी घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, तो एक्चुअल में कितने पे गई होगी 9:20 पर। इसके बाद कह रहा और बस की जो आवृत्ति है वो हर 20 मिनट में है, मतलब हर 20 मिनट के बाद बस आ जाती है। तो अगर इससे पहली बस 9:20 पर गई है तो इसमें 20 मिनट और ऐड कर दिए अगर हमने, तो अगली बस कितने पर आएगी 9:40 पर। अगली बस दोस्तों आपके सामने कब आएगी 9:40 पर, क्योंकि पिछली बस थी 9:20 पे गई थी, 20 मिनट में आ रही है तो 9:40 पर आएगी। अब कह रहा है इसमें कि अगर अगली बस उसे कितने मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अगर उसे अगली बस पकड़नी है। तो साइमा पहुंची थी बस स्टॉप पर 9:35 पर और बस आएगी 9:40 पर, तो कितने मिनट का इंतजार उसे करना पड़ेगा दोस्तों 5 मिनट। 40 माइनस 35 5, तो कितने मिनट का इंतजार उसे करना पड़ा 5 मिनट का वेट उसे बस स्टॉप पर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 है आपका क्या 5 मिनट।
तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, केवल टाइम का दिया हुआ है कि 9:35 पर वो पहुंची। जीनत की घड़ी के हिसाब से वो 9:20 पर पहुंची, पर उसकी घड़ी 5 मिनट क्योंकि तेज चल रही है तो एक्चुअल में 9:20 पर पहली बस गई होगी, 20 मिनट बाद बस आती है तो वो 9:40 पर आई होगी। तो कितने मिनट वेट करना पड़ेगा उसे? 5 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय आवर एंड ऑफ अ करेक्ट क्लॉक बिटवीन 6 AM एंड 3 PM। तो हमसे कह रहा है सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। ठीक, एंगल पूछा है। अगर जो घड़ी है सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच तक कितने डिग्री का एंगल वो रोटेट कर लेगी, तो ये आपकी क्या हो गई? क्लॉक। हमें पता है ये 12, यहाँ पे 3, 6 और ये 9, ये 1 हो गया, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक, अब हमसे कह रहा है क्या? जो आर एंड है वो सुबह के 6 बजे, तो सुबह के 6 बजे आर एंड कहां पर होगा? यहाँ पर आर एंड की क्लॉक। और दोपहर के 3 बजे जब वो पहुंच जाती है तो दोपहर के 3 बजे आर एंड का कहां पर होगी? ठीक, जो आर एंड होगा वो कहां पर होगा? यहाँ पर। तो सुबह 6 बजे यहाँ था और दोपहर के 3 बजे यहाँ पर होगा। हमसे पूछा है कि एंगल बताइए कितना उसने रोटेट किया, कितना एंगल उसने रोटेट किया। तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, जब 1 घंटा होता है, हर 1 घंटे में जो क्लॉक है वो 30 डिग्री का एंगल रोटेट करती है। हर 1 घंटे में जो क्लॉक है वो कितने डिग्री का एंगल घूम रही है? हर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल जो ये सुई है वो घूमती है। अब यहाँ पे कितनी घूम रही है? 6 पर थी, 7, 8, 9। ठीक, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। 1, 2, 3, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब 9 घंटे उसने ट्रेवल करा, तो 9 आवर्स। 1 आवर में 30 है तो 9 आवर्स में कितने हो जाएंगे दोस्तों? 30 × 9, तो 3 9 जा 27। तो 270 डिग्री क्या करेगी वो? रोटेट कर लेगी। कितने डिग्री? 270। वरना दूसरा तरीका क्या है, हम राइट एंगल्स देख लेते, कितने राइट एंगल्स बना रही है वो। 6 पर थी, 6 से 9 एक राइट एंगल, फिर 9 से 12 2 राइट एंगल, और 12 से फिर 3 3 राइट एंगल। तो 3 राइट एंगल, एक 90 का, तो 93 जा 270। क्योंकि हमसे पूछा ये एंगल बताइए कितने डिग्री का होगा। अगर क्लॉक 6 से स्टार्ट होती है और 3 तक जाती है तो एंगल बताइए कितने डिग्री का वो रोटेट करेगी। तो कौन क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, 270 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल विद साइड्स ओनली नेचुरल नंबर्स। एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स क्या है? केवल नेचुरल नंबर्स हैं। हैविंग एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर कांट हैव पेरीमीटर। जिसका एरिया 24 है उसका पेरीमीटर क्या नहीं हो सकता? तो एक आयत है जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याएं में है, का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप नहीं हो सकता। ठीक, इन ऑप्शंस में से कौन सा उसका पेरीमीटर नहीं हो सकता? तो हमें सबसे पहले क्वेश्चंस में कहा है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते कौन से नंबर्स है? तो नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 से स्टार्ट होंगे और कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। तो 1 से स्टार्ट हुए, इनफाइनाइट तक गए, ये सारे नंबर्स क्या होंगे? आपके नेचुरल नंबर्स हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा जो एरिया है रेक्टेंगल का वो है 24। जो एरिया है वो क्या है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ की जो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वो क्या आना चाहिए आपका? 24 आना चाहिए। तो हमें दो ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कर कर क्या आए? हमेशा 24 आए। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं लेंथ और ब्रेथ के जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए? 24 आ जाए। तो कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर लेंथ 24 हो जाए, अब ब्रेथ 1 हो जाए,
तो 24 बन जा, 24 बन जा क्या होते हैं आपके 24। तो एक तो ये हो गया, अगर एक इनमें से कोई भी एक जो डिजिट है वो 24 हो जाए, दूसरी 1 हो जाए, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके 24 आ गया। दूसरा, अगर एक नंबर 12 हो, दूसरा 2 हो, तो 12 टू जा भी क्या होते हैं 24। एक 12 दूसरा 2, तो 12 टू जा 24, ये दूसरा हो गया। और 8 और 3, 8 3 जा क्या होते हैं 24, ये तीसरा पेयर हो गया। हो सकता है एक 8 हो दूसरी 3 हो, तब भी 24 आ गया। फोर्थ 6 और 4, 6 4 जा 24, तो ये चौथा पेयर हो गया कि अगर ये पेयर होगा तब भी क्या आएगा 24। आगे 5, अब आगे कोई भी नंबर नहीं आ रहा, 5 6 6 करेंगे तो दोबारा आ गया 6 4 जा 24, तो आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो 24 1 जा, 12 2 जा, 8 3 जा और 6 4 जा, यही 4 पेयर्स है जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो इनमें से कोई भी हो सकता है जिसका कि लेंथ और ब्रेथ कोई भी हो सकते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 24, मतलब एरिया क्या आ रहा है आपका 24। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पेरीमीटर क्या नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, अगर ये साइड्स हैं, तो इनका जो भी पेरीमीटर आएगा वो इन ऑप्शंस में से क्या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या करें, हम क्या करेंगे पेरीमीटर निकालेंगे। हमारे पास लेंथ है, हमारे पास ब्रेथ है, पेरीमीटर हमें निकालना है। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों रेक्टेंगल का 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्या है पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। अगर लेंथ 24 है, अब ब्रेथ आपकी 1 है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 मल्टीप्लाई 25 मतलब 50। क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 25 मतलब 50। अगर ये 24 और 1 है तो आंसर क्या होगा 50, एक तो हो गया 50। अगला, अगर 12 और 2 हो जाए, 12 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 2, तो 2 मल्टीप्लाई 14 मतलब 28। अगर 12 और 2 होंगी साइड तो पेरीमीटर क्या होगा आपका 28 आएगा। अगर साइड 8 और 3 हो जाए, 8 और 3, तो 2 मल्टीप्लाई 11 कितना हो गया 22, तो पेरीमीटर क्या हो गया आपका 22 हो गया। अगर 6 और 4 हो, 6 और 4 हो, तो 2 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। तो इन चार ये क्या हो सकते हैं चारों पेरीमीटर्स हो सकते हैं अगर साइड्स ये हैं। हमसे कहा इनमें से क्या नहीं हो सकता, तो यहां देखिए 20 हो सकता है, हाँ 20 हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है 22 हो सकता है, हाँ 22 भी ऑप्शन में। तीसरा है 25, क्या 25 हो सकता है इन चारों में, नहीं है। इसका मतलब यही क्या हो गया आंसर हो गया 25। और चौथा 28 हो सकता है, हाँ। तो ये 3 हो सकते हैं, केवल 25 ही है जो कि पेरीमीटर नहीं हो सकता। अगर कोई भी पेयर हम ले रहे हैं तो 25 नहीं आ रहा, इसका मतलब 25 कभी भी पेरीमीटर नहीं हो सकता किसी भी रेक्टेंगल का अगर उसका एरिया क्या है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत सिंपल से हमने करा, एरिया 24 था तो हमें पता लेंथ तो ब्रेथ की मल्टीप्लाई कर कर ही 24 आया होगा। हमने पेयर्स बनाए, क्या पेयर्स बनाए कि 24 1 जा 24 हो सकते हैं, 12 2 जा हो सकते हैं, ठीक 8 3 जा हो सकते हैं, 6 4 जा, और फिर पेरीमीटर्स हमने निकाला और चेक कर लिया इनमें से क्या नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन जो है सीटेट बार बार एग्जाम से पूछता है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, ठीक, represents 100 kilometers on the ground. If two cities are 3,400 kilometers apart on the ground, then their distance on the map will be, ठीक। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 100 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है, बताती है। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर है तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा। तो हमसे कहा है जो 1 सेंटीमीटर है मैप पर,
वो एक्चुअल में ग्राउंड पर है 100 किलोमीटर। ठीक, जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में ग्राउंड पर है 100 किलोमीटर। हमसे कहा है अगर एक्चुअल में दो सिटीज 3400 किलोमीटर अपार्ट है तो उनकी डिस्टेंस कितनी होगी। एक्चुअल में कितनी अपार्ट है, 3400 किलोमीटर। तो हमसे पूछा कितने सेंटीमीटर अपार्ट होंगी। अगर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर बताता है तो 3400 किलोमीटर कितना अपार्ट होगा। तो क्या करेंगे, सिंपल है, 100 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ज्यादा दिया है, कम हमसे पूछा है, 100 से हम डिवाइड कर देंगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गई, तो क्या आ गया आपका 34 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो ग्राउंड पर कितनी दूरी पर होंगी, 34 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगी। अगर वो मैप पर 100 किलोमीटर दूरी पर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर है, 3400 किलोमीटर पूछा है, तो इंटू 34 कर लीजिए, चाहे 3400 को 100 से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्या, 34 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 34 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। in an 800 meter race, Anup took 14 seconds to complete the first 100 meters and 2 seconds more for next 100 meters and 2 seconds more than 2 previous time for next 100 meters and so on. ऐसा करता चला जाता है तो हाउ मच टाइम अनूप हैज टेकन टू फिनिश द रेस। मतलब 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरा करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर पूरा करने में पिछले से 2 सेकंड और अधिक लगते हैं, और उसके आगे के 100 मीटर पूरा करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड अधिक लगते हैं। तो इसी प्रकार आगे भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो अनुप ने दौड़ कितने समय में पूरी कर लेगा, ये आपसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा। अगर वो 100 मीटर जो है 14 सेकंड्स में कंप्लीट कर लेता, 100 मीटर कंप्लीट करने में उसे लगते हैं केवल 14 सेकंड, और बाद में जब वो 100 मीटर कर रहा है तो उसे 2 सेकंड पहले वाले से ज्यादा लग रहे हैं। मतलब अगले 100 मीटर उसे कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 14 प्लस 2 कितना हो गया, 16 सेकंड लग रहे हैं। अगले 100 मीटर कवर करने में पहले वाले से 2 सेकंड ज्यादा, तो पहले 14 थे तो अब कितने हो गए, 16, क्यों, प्लस 2 हो गया। इसके बाद कह रहा आगे भी क्या हो रहा है, पहले से हर बार दो सेकंड बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे वो अगले 100 मीटर कवर करता जाएगा। इसका मतलब अगले 100 करने में 16 में फिर 2 ऐड हो गए, मतलब अब उसे कितना टाइम लग रहा है, 18 सेकंड लग रहे हैं। ऐसा करता जा रहा और ये प्रक्रिया चलती जा रही है। तो अनुप को रेस को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा है। ठीक, और रेस कितने मीटर की है, 800 मीटर की रेस है, तो उसे टाइम पूछा है कि कितना लगेगा। रेस का जो टोटल डिस्टेंस है वो 800 मीटर है और 100 मीटर में वो ट्रेवल करता जा रहा है। इसका मतलब 100 मीटर कितनी बार करेगा, 8 बार, 100 कितनी बार करेगा, 8 बार ट्रेवल करेगा। पहली बार में उसे लग रहे हैं 14 सेकंड, दूसरी बार में उसे लगे थे 16 सेकंड, फिर उसे लगे थे 18 सेकंड। ऐसे ही आगे प्रक्रिया चलती जाएगी और कितनी बार चलेगी, 8 बार, क्योंकि 8 बार जब वो 100 मीटर कर लेगा तो अपनी डिस्टेंस कवर कर लेगा पूरे 800 मीटर। तो 14 फिर 16 फिर 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 2 24, 1 2 3 4 5 6, 24 प्लस 2 26 और 26 प्लस 2 28। ऐसे वो अपनी जो डिस्टेंस है उसे कवर करेगा। अब इन सबको केवल हमें क्या करना है, ऐड करना है। 4 और 6 10, 8 18, 2 20, 24, 6 30 और 38 8। कैरी आ गया आपका 3, 3 और 1 4 5 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 2 16। तो 168 सेकेंड्स उसे लगेंगे अपनी डिस्टेंस को कवर करने में, इतना टाइम उसे लगेगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। अच्छा, सारे मिनट्स में दिए हुए हैं तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेगा, मिनट्स में चेंज कर लेंगे सेकंड को। तो क्या करेंगे, सिंपल क्या कर देंगे, 168 को 60 से डिवाइड, 60 बन जा 60, 62 जा 120, इसका मतलब 2 तो मिनट्स आ गए और रिमाइंडर कितना बचा, 62 जा 120, ये है 168, 168 माइनस 120 40,
8, तो 2 मिनट्स और 48 सेकेंड। इतना टाइम उसे लगेगा अपने डिस्टेंस को कवर करने में। तो 2 मिनट्स 48 सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने 2 मिनट्स 48 सेकेंड। कुछ नहीं करना, केवल हमें 100 मीटर की डिस्टेंस दिए, बार बार 2-2 सेकंड ज्यादा लगते जा रहे, पहले से सबको एडअप किया, इतने सेकंड्स आ गए और सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, ठीक, तो आप अच्छे से उन्हें वहां सोल्व कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे क्वेश्चंस की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अ नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 50, it is more than 3 tens and less than 4 tens, the ones digit is 2 times the tens digit, what is the number। मतलब एक संख्या 50 के आधे से तो अधिक है, यदि 3 दहाई से अधिक पर 4 दहाई से कम है। वो संख्या 3 दहाई से अधिक है और 4 दहाई से कम है। इस संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, तो संख्या क्या होगी। तो हमसे सबसे पहले कह रहा है जो भी नंबर है वो क्या है, 50 के आधे से बड़ा है, ठीक, 50 के हाफ से बड़ा है। तो 50 का हाफ 50 का हाफ कितना हो गया आपका 25। तो जो भी नंबर है वो क्या है, ग्रेटर देन है 25। अगर नंबर x है, हमने x माना, तो जो भी नंबर होगा वो 25 से बड़ा होगा, ये हमें पता चल गया। आगे हमसे कह रहा जो नंबर है वो ज्यादा है, मोर देन 3 टेंस। 3 टेंस का मतलब क्या हो गया, 3 टेंस मतलब 3 इंटू 10, 3 टेंस का मतलब क्या हो गया 30। जो भी नंबर है 30 से ज्यादा है, एंड लेस देन 4 टेंस, 4 टेंस तो 4 इंटू 10 40। जो भी नंबर है वो 30 से तो ज्यादा है और 40 से कम है। तो जो भी नंबर होगा वो 30 से तो ज्यादा है और 40 से कम है, तो इसके बीच में वो नंबर होगा 30 से ज्यादा 40 से कम। आगे कह रहा है वंस डिजिट इज 2 टाइम्स द टेंस डिजिट। जो भी वंस प्लेस पे डिजिट होगी वो टेंस प्लेस का 2 टाइम्स होगा, तो बताइए नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, पहले हमें पता चल गया 30 और 40 के बीच में होना चाहिए और जो वंस डिजिट है वो 2 टाइम्स होनी चाहिए सेकंड डिजिट। तो पहला ऑप्शन तो है हमारा 28, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 30 और 40 के बीच में है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है 32, ये हो सकता है। अब चेक करते हैं क्या इसकी वंस प्लेस पे जो डिजिट है, वंस प्लेस पे वाला ये जो डिजिट है वो इसका ट्वाइस है, तो 2 का ट्वाइस, 2 क्या 3 का ट्वाइस है, नहीं 3 का डबल क्या होता है 6, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड है 36। अब देखिए ये वंस प्लेस पे और ये टेंस पे, क्या वंस प्लेस वाले डिजिट टेंस से डबल है, ये 3 है, 3 का ट्वाइस 6, 3 2 जा 6, तो हाँ ये हो सकता है 36। फिर है 38, तो 3 का ट्वाइस 6, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड 36 ही क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर है 36 की वो नंबर क्या होगा 30 और 40 के बीच में लाई करेगा और जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो डबल है, तो वो वंस प्लेस की हो गई 6 और टेंस प्लेस पे 3। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट्स इन ईच नंबर 9 10 दिस। तो प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए अगर जो संख्याएं वो ये हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, जो संख्याएं वो ये हैं 910, 821, 732 और 643, और हमसे पूछा इससे अगली डिजिट्स बताइए क्या होगी। तो यहाँ देखिए जो नंबर है वो क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। पहले 910 था, फिर 821, फिर 732 और 643, लगातार कम हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इनका डिफरेंस सेम है। 910 में से 821 को माइनस करके देख लेते हैं पहले। ये क्या आ गया, 10 में से बन गए 9, 10 में से 2 गए 8, 89। तो क्या आ रहा है, इनका जो डिफरेंस है कितना है 89। अब इधर चेक करते हैं 821 और 732, 11 में से 2 गए 9, 11 में से 3 गए 8, 89, तो ये भी 89 है। इसका मतलब जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो क्या होगा 89। 89 जो नंबर है वो कम होता जा रहा है, तो अगला नंबर भी क्या होगा इससे 89 कम होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें से क्या कर देंगे 89 को माइनस कर देंगे। 13 में से 9 गए 4,
13 में से 8 गए 5 और 5, कितना आ गया आपका 554। ये क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमने देखा हर एक नंबर 89 कम होता जा रहा है, तो ये नंबर भी अगला जो होगा 89 कम ही होगा, तो 89 हमने माइनस करा, आंसर आ गया 554। तो ऑप्शन नंबर ए 554 ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, द मीन ऑफ द मार्क्स obtained by a child in 5 subjects is 74. He scored 70, 75 and 80 marks in 3 of the subjects. What is the mean of the marks obtained by the child in the remaining 2 subjects? जो बचे हुए 2 subjects है उनमें कितने मार्क्स गेन किए, मतलब एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है, उसने 3 विषयों में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए, उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य बताइए क्या होगा। तो मीन आपसे पूछा, सबसे पहले मीन होता क्या, माध्य क्या, मीन जब भी बात करें कि मीन निकालिए या माध्य निकालिए तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब जितने भी हमें ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उन सबको ऐड अप करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, टोटल ऑब्जर्वेशंस, टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हमारे पास दिए हुए हैं। ये क्या है, माध्य निकालने का, मीन निकालने का फॉर्मूला, प्लस सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशंस। अब हमसे कहा है कि जो बच्चे हैं उनका मीन हमें दिया हुआ है 74 है, मीन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 74 है, और ही स्कोर्ड 70, 75 एंड 80 मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट्स में तो इतने मार्क्स है, टोटल थे 5 सब्जेक्ट, बाकी 2 सब्जेक्ट्स का हमसे कहा है मीन बताइए कितने, तो पहले निकालते बाकी 2 सब्जेक्ट्स का सम था कितना, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, मतलब पहला ऑब्जर्वेशन था 70, फिर 75 आए उसके, नेक्स्ट बार 80 आए, लास्ट की 2 हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया एक x थी और एक y थी। और नीचे टोटल ऑब्जर्वेशन से लिख रहे हैं, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 सब्जेक्ट से तो टोटल ऑब्जर्वेशन 5 हो गए। अब करते हैं इस कैलकुलेशन, क्या होगा, ऊपर है नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 74 5 जा 0, 5 4 जा 20, 5 7 35 और 2 37, इन तीनों को ऐड अप करेंगे तो ये आ गया 5 7 7 14 और 8 22 प्लस x और प्लस y, यहां से हम x प्लस y की क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, इसे ले जाएंगे इस तरफ, तो इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा 225। अब माइनस करते हैं 10 माइनस 5 5 6 बचेगा, 6 माइनस 2 4 और यहाँ 145, x प्लस वाई का जो सम आया वो आया हमारा 145, x प्लस वाई का जो सम आया वो आया हमारा 145। हमसे पूछा मीन बताइए मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द चाइल्ड इन रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट, इसका मीन बताइए, तो मीन का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, दोनों का पूछा तो दोनों का सम 145, और नीचे टोटल, टोटल कितने हैं ये 2, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, डिवाइड किया 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 1 बचा तो पॉइंट और 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 72.5, यही क्या हो गया आंसर, कितना 72.5, ऑप्शन नंबर 2 72.5। कैसे निकाला हमने, बहुत इजी था, मीन का फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, सम मीन हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 74, 3 सब्जेक्ट्स के नंबर्स दिए हुए, बाकी 2 का मीन पूछा था, पहले उन्हें हमने निकाल लिया, उनका सम आया 145, इसके बाद हमने मीन निकाल लिया 145 डिवाइडेड बाय 274.5। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ डिवीजन सम, in a division sum the divisor is 5 times the quotient and 4 times the remainder, if the remainder is 5 what is the dividend। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है, यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा। हमसे पूछा है डिविडेंड बताइए, डिविडेंड क्या होगा, भाज्य क्या होगा।
तो फॉर्मूला जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक, तो ये हमने कोई भी नंबर लिया, सपोज 2, यहाँ है 9, 2 4 जा 8, और ये बचा हमारा 1, ठीक, ये बचा हमारा 1। तो ये जो नंबर है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये है हमारा क्या, डिवीजर। ये क्या है हमारा, डिवीजर। जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 9, ये है हमारा डिविडेंड। जो हमारा ये बचा, जो आया निकल के आंसर, वो है हमारा क्या, कोशेंट। जितने बार हमने डिवाइड किया, जितने भी टाइम्स वो चला, वो है हमारा कोशेंट। और जो ये बचा, ये लास्ट का क्या बचेगा हमारा, रिमेंडर। ये होता है आपका रिमाइंडर। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है, जो डिविडेंड होगा वो क्या होगा आपका, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। हमेशा इस रूल को फॉलो करेगा, जो आपका डिविडेंड होगा वो होगा डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब जो आपका भाज्य है वो होगा आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, जो आपका भाज्य है वो होगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहां देख सकते हैं आप 2 डिवीजर है, 2 4 जा 8 हो गए, प्लस 1 9। अब भाज्य क्या है, 9, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये होता है फॉर्मूला, अगर आपको ये चीजें दी हुई है, डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर। अब क्वेश्चन में हमसे कहा जो डिवीजर है 5 टाइम्स है कोशेंट का और 4 टाइम्स है रिमाइंडर का। और अगर आपका रिमाइंडर 5 है, रिमाइंडर आपको दिया हुआ है 5, रिमाइंडर अगर आपको दिया हुआ है 5 और आपसे कह रहा है जो डिवीजर है, जो डिवीजर है वो 4 टाइम्स है रिमाइंडर का, 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका मतलब जो डिवीजर है वो आपका क्या है, 20 है। जो आपका डिवीजर है वो आपका क्या है दोस्तों, 20 है। जो आपका रिमाइंडर है, ठीक, वो आपका क्या है, 5 है। रिमाइंडर 5 है, डिवीजर 20 है। और डिवीजर 5 टाइम्स है कोशेंट का, डिवीजर कोशेंट से 5 टाइम्स ज्यादा है, तो कोशेंट क्या होगा, कोशेंट आपका क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि डिवीजर 5 टाइम ज्यादा है तो कोशेंट 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 4 जा, तो इसका मतलब जो आपका कोशेंट है वो है 4। तो आपको तीनों चीज मिल गई, रिमाइंडर 5, डिवीजर 20, कोशेंट 4। आपसे कहा डिविडेंड बताइए, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, डिविडेंड निकालिए, तो डिवीजर 20 है, कोशेंट 4 है और रिमाइंडर 5 है। तो 24 जा 80 प्लस 5, 85। ये क्या हो गया आपका आंसर, हो गया क्या, 85। ऑप्शन नंबर 2, 85 क्या हो जाएगा आपका आंसर। कैसे किया, सिंपल, बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। डिविडेंड होता है डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर हमें क्वेश्चन में 5 दिया है, डिवीजर 4 टाइम्स है तो 20 हो गया। जो कोशेंट डिवीजर था कोशेंट से 5 टाइम्स है, तो कोशेंट उससे 5 टाइम्स कम है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 4 आ गया। यहां वैल्यूज रख दी और आंसर आ गया आपका 85। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अ स्टील वायर फॉर्म्स अ स्क्वायर हुज एरिया इज 121। एक स्टील वायर है जो स्क्वायर का है और उसका एरिया 121। इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल whose breadth is 8 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ बताओ रेक्टेंगल की, मतलब एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत में के आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आयत की लंबाई बताइए, आयत की लेंथ बताइए कितनी होगी। आपको दिया है स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है 121। ये आपको स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड का स्क्वायर, वो 121 है। इसका मतलब आपकी जो साइड होगी वो क्या होगी, अंडर रूट में 121
121, जो आपकी साइड होगी वो होगी अंडर रूट में 121 और इसकी वैल्यू क्या होती है 11। इसका मतलब जो आपकी साइड है वो कितनी है 11 सेंटीमीटर है एक स्क्वायर की साइड। अब हमसे कह रहा है इसी वायर को अगर हमने रेक्टेंगल में बदल दिया तो ध्यान रखिएगा जब भी 2D शेप कैसा होता है स्क्वायर है 2 डायमेंशनल शेप, 2 डायमेंशनल शेप को रेक्टेंगल भी क्या 2 डायमेंशनल शेप को 2 डायमेंशनल में हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा उनका पेरीमीटर सेम रहेगा। ये ध्यान रखिएगा जब भी एक 2D शेप को 2D में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा उसका जो पेरीमीटर होता है शेप का वो सेम रहता है, ना कि एरिया सेम रहेगा। ठीक, एरिया इतना तो साइड हमने निकाल ली 11। अब इसी स्क्वायर को कह रहा है रेक्टेंगल में बदलना, इसका मतलब जो पेरीमीटर होगा स्क्वायर का वही पेरीमीटर होगा आपका रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे परिमाप निकालेंगे किसका स्क्वायर का। क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 11, क्या आ गया आपका 40 मल्टीप्लाई 11 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर आ गया इसका आपका पेरीमीटर। अब आपसे कहा है जब रेक्टेंगल में बदल दिया तो रेक्टेंगल की ब्रेथ 8 है तो रेक्टेंगल की लेंथ बताइए। तो ये क्या है अब यही पेरीमीटर जो स्क्वायर का है यही पेरीमीटर किसका होगा आपका रेक्टेंगल का। यही क्या है पेरीमीटर है आपका रेक्टेंगल का क्या 44। यहां से हमें निकालनी है लेंथ तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ, अब ब्रेथ हमें दी हुई है कितनी 8 सेंटीमीटर, ये है 44। यहां से कट कर लेंगे 2 से ये कट हुआ तो ये आ गया 12 से 22, तो लेंथ प्लस 8 आ गया आपका 22, लेंथ आ गई 22 माइनस 8 मतलब 14 सेंटीमीटर। आपकी जो लेंथ आई वो कितनी आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर। ठीक, कैसे किया बहुत ही सिंपल था, स्क्वायर का एरिया 121 था, हमने स्क्वायर की साइड निकाल ली, स्क्वायर की साइड आई आपकी 11 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा जो स्क्वायर है उसे हमने बदल दिया रेक्टेंगल में, तो जब भी हम बदलेंगे 2D शेप को तो उसका पेरीमीटर हमेशा सेम रहेगा। तो जो पेरीमीटर निकाला हमने स्क्वायर का वो आया 44, यही पेरीमीटर किसका होगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का भी क्या है 44। यहां से हमने लेंथ निकाली, ब्रेथ हमें दी हुई थी और लेंथ हमने निकाली वो आई 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 आपका क्या 14 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस नंबर। निम्नलिखित में से दिस का सबसे अच्छा सन्निकटन कौन सा है। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन बताना है, सबसे नियरेस्ट वैल्यू बतानी है, इसकी क्या होगी। ठीक, ये आपके सामने नंबर है 2.9, 7.49 और डिवाइडेड बाय 11.51। इसका आपको बताना है कि नियरेस्ट बताइए क्या होगा सबसे अच्छा। अब देखिए जब भी हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई भी वैल्यू अगर कोई नंबर है सपोज 2, 2, 3, हमें इसका अप्रोक्सीमेशन करना है 2 डिजिट्स तक, केवल 2 डिजिट्स में इस नंबर को लिखना है। हम देखेंगे उससे अगली डिजिट क्या है, अगर अगली डिजिट 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो वो नंबर जो होगा वो सेम रहेगा, उससे पीछे वाली डिजिट में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। इसका आंसर सीधा क्या लिखेंगे हम 22। अगर इसे 2 डिजिट में लिखना है तो क्या लिखेंगे सीधा 22। लेकिन अगर जो अगली डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ी है, या तो वो 5 हो या फिर 5 से बड़ी हो, तो हम पीछे वाली उस डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो इस डिजिट को अगर यहाँ पे कोई नंबर है 5, 5, 8, इसे हमें 2 डिजिट में लिखना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 डिजिट है यहां तक, इससे जो अगली डिजिट है वो 5 से बड़ी है तो इस नंबर में एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 56। क्या आ जाएगा 56। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो अगली डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ी है या छोटी है। अगर 5 या उससे बड़ी है तो 1 को ऐड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वही तक ही रहेगा। अब ये नंबर है आपके पास 2.9, 2.9, इसका अप्रोक्सीमेशन करना है हमें। तो 2.9 के पास नियरेस्ट ये 5 से क्या है
बड़ी है, 5 से बड़ी है, इसका मतलब 2 में क्या ऐड हो जाएगा 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 3, क्योंकि ये अगली डिजिट 5 से बड़ी है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 2 में 1 ऐड कर दिया 3। अब ये देखिए ये जो डिजिट है 4, क्या ये 5 से बड़ी है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसे 7 का क्या रहेगा 7 ही, ठीक, क्योंकि ये 5 से छोटी है। अब ये जो डिजिट है पॉइंट के बाद पहली, क्या ये 5 या उससे बड़ी है, हाँ 5 है, तो हम इसमें क्या करेंगे पीछे वाले में एक ऐड, तो 11 का क्या हो जाएगा 12, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हमसे कहा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन कीजिए, ठीक, अगर कोई भी 5 या उससे बड़ा है तो ऐड करेंगे 1 और नहीं है तो वही नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से 36 स्मॉल स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज सो डेट द रिजल्टिंग एरिया इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 36 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। कितने स्क्वायर्स हैं आपके पास 36 स्क्वायर्स, और सारे स्क्वायर्स 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के हैं, इसका मतलब हर एक स्क्वायर का एरिया क्या हो गया 1 इंटू 1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हर स्क्वायर का एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 36 स्क्वायर है तो रिजल्टिंग एरिया भी क्या आ गया आपका 36। अब आपसे पूछा इन्हें कितने तरीकों से अरेंज कर दें कि हमेशा क्या आए, जो एरिया है टोटल एरिया जो है हमेशा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आए, कितने तरीकों से अरेंज करें कि जो एरिया है वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आए इन्हें। तो हम क्या करेंगे, अगर अरेंज करना है तो शेप क्या होगी ये, ठीक, या तो स्क्वायर में ही अरेंज होंगे या रेक्टेंगल में अरेंज होंगे, इसका मतलब हमारे पास एक लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, या एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी, और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर कर ही क्या आना चाहिए 36 आना चाहिए, क्योंकि पूछा कैसे अरेंज करें कि एरिया क्या है 36 आए, तो लेंथ और ब्रेथ की क्या वैल्यू ले कि जो एरिया आ जाए वो क्या है 36। तो वही क्वेश्चन है जो हमने पहले करा था, जिसमें हमने यही करा था कि कौन से नंबर्स लें कि एरिया 24 आए, तो इसमें कौन से दो नंबर्स लें कि एरिया 36 आ जाए। तो पेयर बनाते हैं, अगर लेंथ 36 कब आ सकता है, अगर एक वैल्यू 36 हो और दूसरी 1 हो तो क्या आ जाएगा 36, तो एक पेयर तो ये हो गया कि या तो एक 36 हो दूसरी 1 हो। अगला, अगर एक 18 हो और दूसरी 2 हो तो 18 2 भी क्या होते हैं 36 होते हैं। तीसरा, अगर एक 12 हो और एक 3 हो तो 12 3 भी 36 हो गए। अगला, अगर एक 9 हो और एक 4 हो तब भी क्या आएंगे 36 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर एक 6 है और अगली भी 6 है तब भी क्या आया 36। अब जब दो नंबर एक से आ गए इसके बाद कोई भी वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम रिपीट कर फिर आगे की वैल्यूज लेंगे तो नंबर्स रिपीट होंगे, तो यही ये मतलब लास्ट है, इसके बाद कोई पेयर नहीं बन पाएगा 6 6 36, क्योंकि दोनों सेम आ चुके हैं। तो एक पेयर ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 पेयर से हम अगर क्यूब्स को अरेंज करते हैं तो उसका एरिया क्या आ सकता है 36 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है आपका क्या 5। तो इन अगर 5 तरीकों से हम अरेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा एरिया 36 आ जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलुरु एट 23:55 hours on 29th June 2020 and reaches Guwahati on 2nd July 2020 at 5:20 hours. What is the total travel time from Bengaluru to Guwahati? मतलब एक रेलगाड़ी 29 जून 2020 को बेंगलुरु से 23:55 पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है, कितना टाइम लग रहा है उसे पहुंचने में ट्रेन को। तो ट्रेन चलती है 29 जून को और चलती है आपकी 23:55 पर, 23:55 मतलब रात के 11:55 पर ट्रेन चलती है 29 जून को, और वो पहुंचती है 2 जुलाई को, ठीक, और वो डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है 2 जुलाई को
टाइम है उसका 5:20, सुबह के 5:20 पर पहुंचती है। तो आपसे पूछा टोटल टाइम बताइए कितना लगा। अब देखिए पहले 29 जून है और पहुंची है 2 जुलाई, तो इसके बाद कौन सा दिन आया होगा? 30 जून। 30 जून को रात को 23:55 आए पहले। कितना टाइम हो गया एक दिन में? 24 घंटे। एक दिन में कितने होते हैं? 24 आवर्स। तो 24 आवर्स उसने ट्रेवल कर लिए। अब 30 जून के बाद कौन सी डेट आएगी आपकी? 1 जुलाई आती है। फिर 1 जुलाई के रात के क्या बजे होंगे? 23:55। फिर एक दिन हो गया, तो फिर उसने कितना ट्रेवल कर लिया? 24 आवर्स। इसके बाद 1 जुलाई को रात के 11:55 और पहुंची 2 जुलाई को 5:20। तो इसमें 23:55 में अब सीधा क्या आया? 2 जुलाई। 23:55 से 5:20 का टाइम, 23:55 में 5 मिनट और जोड़ोगे तो क्या हो जाएंगे? 24, मतलब 2 जुलाई आ गई। 5 मिनट जोड़ते ही, जैसे आपने 5 मिनट जोड़े तो कितने बज गए? 00, मतलब रात के 12 बज गए। एक तरीके से कितने बज गए? रात के 12 बज गए, 12 AM हो गए। जैसे इसमें 5 मिनट और जोड़े तो 5 मिनट और 5:20, तो टोटल और कितना जोड़ दिए? 5:20 + 5, 5 घंटे और 25 मिनट। तो 5 घंटे और 25 मिनट और आगे उसने ट्रेवल करा। तो टोटल कितना टाइम लग गया? 24 + 24 प्लस दिस, तो 24 + 24 48 प्लस 5:25, तो 48 + 5 53 आवर्स, 25 आपके आ गए मिनट। तो कितना टाइम उसे पूरा लगा? 53 आवर्स और 25 मिनट्स का टाइम उस ट्रेन को ट्रेवल करने में लगा। पहले 24 आवर्स, फिर अगले दिन के 24 आवर्स, और फिर 5:20 पे पहुंची तो 5 घंटे और 25 मिनट और, तो कितने आगे? 53 आवर्स और 25 मिनट्स आपके आए। ऑप्शन नंबर 2 है 53 आवर्स एंड 25 मिनट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 3-digit नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय लार्जेस्ट 2-digit नंबर, द प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलेस्ट 2-digit ऑड नंबर, व्हाट इज द कोशेंट। मतलब 3 अंकों की अधिकतम संख्या को 2 अंकों की अधिकतम संख्या से गुणा किया जाता है। इस गुणनफल को 2 अंकों की न्यूनतम विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना होगा। आपसे पूछा भागफल बताइए, कोशेंट बताइए कितना होगा। लार्जेस्ट 3-digit नंबर, लार्जेस्ट 3-digit नंबर ये हमसे कहा है, तो हमें पता है लार्जेस्ट 3-digit नंबर क्या होता है? 999। ये क्या है आपका? लार्जेस्ट सबसे बड़ी 3 डिजिट की संख्या है। इसे हमें मल्टीप्लाई करना लार्जेस्ट 2-digit नंबर से, तो लार्जेस्ट 2-digit नंबर क्या होता है आपका? 99। इन दोनों को क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई, हमने करा मल्टीप्लाई। ठीक, इसके बाद हमसे कह रहा जो भी प्रोडक्ट है उसे डिवाइड करना है सबसे स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर से, स्मॉलेस्ट 2-digit ऑड नंबर। तो सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर अगर मैं कहूं कि सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर बताइए तो आप कहेंगे 10। ठीक, लेकिन हमसे कहा स्मॉलेस्ट 2-digit ऑड नंबर, जो संख्या हो विषम हो और सबसे छोटी हो। तो 10 के बाद क्या आता है? 11। 11 क्या है? इसके बाद सबसे छोटी संख्या और ओड भी है। इसे प्रोडक्ट को उससे डिवाइड करना है, 11 से क्या करना है? हमें डिवाइड करना है, क्योंकि वो सबसे छोटी 2 डिजिट की ओड नंबर है। अब बताओ क्या आया आंसर, रिजल्टेंट बताओ, क्वोशेंट बताओ क्या आया। तो डिवाइड कर लेते, तो 11 1 जा और 11 9 जा 99। आपका आया 999 मल्टीप्लाई 9। सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 9 9 जा 81, 1 कैरी आया 8, 81 और 8 89, 9 कैरी आया 8, 9 9 जा 81 और 8 89, तो 8991, 8991 इनकी मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा? 8991। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट है आपका क्या? 8991। सिंपल था, कुछ नहीं करा। लार्जेस्ट 3-digit नंबर हमसे कहा था 999, उसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है लार्जेस्ट 2-digit नंबर में और उन्हें डिवाइड कर देना किससे? स्मॉलेस्ट 2-digit
ऑड नंबर से और हमारा आंसर आ गया 8991। तो फ्रेंड्स हमने आज 20 क्वेश्चन जो थे वहां पे सॉल्व किए और सारे क्वेश्चन जो थे वो सीटेट के प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसलिए इन्हें ध्यान से बार बार देखिएगा ताकि आपके जो अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को समझ पाए और आप सीटेट के एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर जो है कर पाए। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें भी मैं ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो सीटेट में आए हुए हैं या आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ठीक, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और आगे शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो थैंक यू क्लास।